अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 303 का लेसन नंबर 5 कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको 4 तक सब समझ आ चुका होगा। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 5 है आपके पास रिसर्च मेथड इन चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें हम लोग नेशनल सर्वे और एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो पेपर रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जो इम्पोर्टेंट है, आपके पास क्वेश्चन आता है, डिफरेंस करना होता है, आपने डिफरेंशिएट करना होता है पैरामीटर और स्टैटिक्स को। यानी कि पैरामीटर्स क्या हैं और स्टैटिक्स क्या हैं। जब हम बात करें स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स से हमारे दिमाग में आया कि ये मैथ का एक फॉर्म है, आपके पास आ गया या एक ब्रांच आप ले लो। अगर हम बात करते हैं मैथमेटिकली या स्टैटिस्टिकली, तो पॉपुलेशन को लेकर जब हम पॉपुलेशन के हर मेंबर के करैक्टरिस्टिक्स को सर्च कर रहे होते हैं या उसके करैक्टरिस्टिक्स को नोट कर रहे होते हैं, लाइक वेट हो गया, इंटेलिजेंस हो गई, हैप्पीनेस हो गई, अचीवमेंट हो गई, एक्सेट्रा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं पैरामीटर्स। अब जब मैं कह रही हूँ कि हम रिसर्च कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिसर्च कर रहे हो। यानी रिसर्चर्स जो होते हैं, जब वो किसी पॉपुलेशन को लेकर उसके हर मेंबर्स या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जब वो रिसर्च कर रहे होते हैं ना, उस पर लाइक वो किस चीज़ में उसे इंटरेस्ट है, उसका वेट क्या है, इंटेलिजेंस उसकी कितनी है, हैप्पीनेस क्या क्या चीज़ें उसे हैप्पी कर सकती हैं, अचीवमेंट क्या है, तो ये सारी चीज़ें इसे हम कहते हैं पैरामीटर्स। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करते हैं कि जब रिसर्च हो रही है ना, रिसर्चर्स जो होते हैं हर मेंबर के ऊपर रिसर्च करना नहीं चाहते या वो नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, तो जो इन्वेस्टिगेटर होता है ना, वो एक सैंपल ड्रा करता है पॉपुलेशन का, और इस सैंपल के अकॉर्डिंग वो बात करता है कि इस एक खास पॉपुलेशन के अंदर ये करैक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। अब वो करैक्टरिस्टिक्स जो कि सैंपल की वजह से हमें मिले थे उन्हें हम कहते हैं स्टैटिक्स। जब हम बात करते हैं सैंपल, तो सैंपल जब हमारे पास आता है तो हम इसकी काइंड्स भी देख लेते हैं। बेसिकली सैंपल की दो किस्म में होती हैं, यानी प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। याद रखिएगा, सैंपल जो है वो डिवाइड किया गया है दो टाइप्स पर। फर्स्ट वन है प्रोबेबिलिटी सैंपल, सेकंड वन है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। जब एक पॉपुलेशन के अंदर किसी इंसान को या किसी इंडिविजुअल को उसके करैक्टरिस्टिक्स पर रिसर्च की जाती है और रिजल्ट आपके पास आता है या ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी आपके पास इक्वल चांसेस हैं, तो इस सैंपल को हम प्रोबेबिलिटी सैंपल कहते हैं। सिंपल अगर मैं करूँ तो मैं कहूँगी जब रिजल्ट आता है आपके पास वो ग्रेटर है अगर ज़ीरो से, तो वो प्रोबेबिलिटी है। अगर ऑन द अदर हैंड, अगर कुछ मेंबर्स हैं पॉपुलेशन के अंदर जिनके पास मतलब उनके पास कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा नहीं है जो कि मैच कर रहा है सैंपल के अंदर दूसरे इंडिविजुअल के साथ, तो हम उसका निकालेंगे एवरेज इक्वल टू ज़ीरो। अब जब इक्वल टू ज़ीरो हुआ तो ये हमारे पास आ गया नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। यहाँ तक हमें प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के मिल गया। प्रोबेबिलिटी के फर्दर हम डिवाइड करते हैं तो इसके अंदर तीन किस्म की आती हैं। फर्स्ट है रैंडम, सेकंड है सिस्टमेटिक सैंपल एंड थर्ड वन है स्ट्रेटिफाइड सैंपल। ये देखें आपके पास ना एक डायग्राम भी शो हो रही है। इसमें प्रोबेबिलिटी के अंदर आपके पास रैंडम, सिस्टमेटिक एंड स्ट्रेटिफाइड। नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर आपके पास कोटा आ गया, कन्वीनियंस आ गया। तो हम अब वन बाय वन देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। रैंडम सैंपल क्या है आपके पास। जब रैंडम सैंपल की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हर मेंबर पॉपुलेशन के अंदर हर मेंबर को इक्वली प्रोबेबिलिटी दी जाती है सिलेक्शन की, तो उसे हम रैंडम सैंपल कहते हैं। प्रॉपर अगर इसकी वर्डिंग करेंगे, व्हेन ईच मेंबर इन अ पॉपुलेशन हैव एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, यानी कि उसके पास मौके एक जैसे दिए गए हैं उसे सिलेक्ट करने के लिए, तो इसे हम कहेंगे कि वो रैंडम सैंपल है। सिस्टमेटिक के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये सैंपल जो होता है ये रैंडमली जब हम सिलेक्ट करते हैं ना किसी एक मेंबर को, और उसके बाद दोबारा जब हम उसके ऑनवर्ड उसी मेंबर के
डिफरेंट मेंबर्स को उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स पर लेके चल रहे होते हैं, उससे हम कहते हैं सिस्टमैटिक सैंपल। प्रॉपर इसकी वर्डिंग है जी, सैंपल बिगिन बाय रैंडमली सिलेक्टेड वन मेंबर एंड देन सिलेक्टिंग एवरी nth या nth हो गया आपके पास मेंबर्स ऑनवर्ड, फिर आपके पास स्ट्रैटिफाइड सैंपल। जब हम पॉपुलेशन को कंपोज करते हैं डिस्टेंट कैटेगरीज के अंदर, तो हमारे पास एक सैंपल आता है उस कैटेगरी के बेस पर, उसे हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपल। अब आपके पास आता है जी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। जब हमने बात की थी तो हमने देखा था उसमें भी दो टाइप्स हैं। फर्दर जो हमारे पास आती हैं कोटा सैंपल, कन्वीनियंस सैंपल। कोटा सैंपल के अंदर पॉपुलेशन को सब ग्रुप किया जाता है, जिसे हम प्रोफेशनली सैंपल कहते हैं, यानी कि उसे हम डिवाइड कर देते हैं मुख्तलिफ आप समझ लो कि मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर। फर्दर हम एक ग्रुप का फर्दर ग्रुप सब ग्रुप बना रहे होते हैं। कन्वीनियंस सैंपल के अंदर हम मेंबर्स को ना पॉपुलेशन के जो अंदर से हम जो मेंबर को चूज करते हैं ना, वो हम देखते हैं कि आसानी से वो हमें मिल जाए। यानी कि आप अपने फ्रेंड्स के बारे में बात करोगे, कोवर्कर्स के बारे में बात करोगे, शॉपर्स के बारे में बात करोगे, तो ये वो है जो कि आपके पास कन्वीनियंस है, यानी आप आसानी से उन तक पहुंच सकते हो। याद रखिएगा कन्वीनियंस सैंपल को ही हम एक्सीडेंटल सैंपल कहते हैं। एमसीक्यूज में अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सीडेंटल सैंपल है वो कन्वीनियंस सैंपल ही है। इसके बाद हमारे पास सैंपल के अब एरर भी आ जाते हैं। एरर करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें। मैं आज भी देख रही थी मतलब मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जो कि बगैर सब्सक्राइब किए मेरे चैनल वीडियोस देख रहे हैं। तो गाइस जब आप लोग देख रहे हो, आपको फायदा हो रहा है, तो इन रिटर्न सब्सक्राइब करने में कोई हर्ज तो नहीं है। तो सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें। तो वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आपके पास था सिलेक्शन बायस और सैम्पलिंग बायस। आपके पास दो किस्म की प्रॉब्लम्स आ गई। तो ये प्रॉब्लम्स जब कैसे अक्कर होती हैं, जब हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं ना मेंबर्स को, उनके डिफरेंट अब वो जो मेंबर्स सिलेक्ट हुए हैं सैम्पल के लिए, और ये ट्रू प्रोबेबिलिटीज़ है ना वो मुख्तलिफ हैं उन प्रोबेबिलिटी से जो कि हमने सेट की थी। तो ऐसी जब सिचुएशन आ जाती है ना रिसर्च के अंदर, उसे हम कहते हैं सिलेक्शन बायस, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा तजाद पाया जाता है। रैंडम सैम्पलिंग एरर या एस्टिमेशन एरर। अगला हमारे पास आता है रैंडम सैम्पलिंग एरर, या उसे ही हम एस्टिमेशन एरर कहते हैं। तो ये वो एरर है जो कि काज होता है, आप समझ लो कि जब आप किसी सैंपल को ऑब्जर्व कर रहे हो, अब होल पॉपुलेशन को साइड पे करके एक खास सैंपल को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये आपके पास रैंडम सैम्पलिंग के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। आगे चलते हैं तो हमें बताते हैं कि एपिडेमियोलॉजी। अब एपिडेमियोलॉजी है क्या? ये मेडिसिन की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम देखते हैं पैटर्न ऑफ हेल्थ या डिजीज के पॉपुलेशन के अंदर कौन सी डिजीज है या कौन सा मतलब उनके हेल्थ के परसेंटेज क्या निकल रही है। अब जो चिल्ड्रन होते हैं ना जिन्हें एपिडेमियोलॉजिकल उन पर जब स्टडी होती है तो पता चलता है कि कॉज ऑफ डेथ या मोर्टेलिटी जो है वो काफ़ी हाई है बच्चों के अंदर। कॉज ऑफ डेथ को हम अगर देखें तो ये हमारे पास एक एब्रीवेशन है कॉड। कॉड का मतलब क्या हुआ? कॉज ऑफ डेथ। दो किस्म की मोर्टेलिटीज होती हैं जी, जो कि हमें बताई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु ने। हु का अगर आप करोगे तो इसका आंसर लिखोगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन है न्यू नेचुरल मोर्टेलिटी, जो कि 28 डेज की बर्थ के अंदर बच्चों की डेथ हो जाती है। चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी 1 से 59 मंथ के अंदर बच्चे की डेथ हो जाती है। अब जब हम बात करें चाइल्ड मोर्टेलिटी की, तो हम देखते हैं कुछ स्टैटिक्स हमारे सामने आ रहे हैं। 2010 की जब सर्वे हुआ ना, तो पता चला कि हर साल में तकरीबन 7.6 मिलियन बच्चे 5 साल की उम्र पर पहुंचते पहुंचते उनकी मौत हो जाती है, यानी उनकी अमवात हो जाती हैं। याद रखिएगा हु ने बताया था कि अबाउट 7.6 मिलियन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 डाई एवरी ईयर।
अकॉर्डिंग टू 2010 फिगर। अब ये 2010 का सर्वे है। एमसीक्यूज में अगर आता है कि ये आपके एमसीक्यूज ही आएगा। 2010 के सर्वे के अंदर आप बताइए जी कितने बच्चे की डेथ हो जाती है किस साल में। तो याद रखिएगा 7.6 मिलियन बच्चों की डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 5। अब वो डेथ होने के रीजंस क्या हैं? अब उन डेथ के रीजन है नमूनिया, डायरिया, मलेरिया, हेल्थ प्रॉब्लम। अब ये वो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो कि उन्हें पहले पैदाइश के पहले मंथ में फेस करने पड़ते हैं उन बच्चों को। Over one third of our child death are linked in malnutrition according to statistics provided by WHO। अब WHO ने बताया कि देखिए जी ये जितनी अमवात हो रही है ना इनका 1/3 यानी 1/3 हिस्सा जो है ना बच्चों की डेथ का वो बिकॉज ऑफ malnutrition यानी उनके पास खाने की कमी है तो उस वजह से हो रहा होता है। लो इनकम कंट्रीज के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये लो इनकम कंट्रीज जो हैं ये nearly 18 times more likely to die before the age of 5 than children in high income countries। यानी कि आप लो इनकम कंट्रीज के अंदर देखो तो 18 टाइम जो होता है ना वो ज़्यादा डेथ हो रही है बच्चों के बनिस्बत हाई इनकम कंट्रीज के अंदर। ये आपके पास एक आपको ग्राफ दिया गया था। ग्राफ आपका पेपर में नहीं आता तो हम इसे कर देते हैं स्किप। इसके बाद ही आपके पास आता है इन्फिनिट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी इन पाकिस्तान। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर जब रिसर्च हुई ना तो पता चला कि जो न्यू नेटल और चाइल्ड मेजॉरिटी बोल क्यों मिक्स हो गया अल्फाज मोर्टेलिटी इन पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास मेजर रीजंस क्या क्या आती हैं। पुअर चाइल्ड स्पेसिंग इन प्रेगनेंसीज आपके पास आ जाता है यानी कि वाटर एंड सैनिटेशन इश्यूज की वजह से भी बच्चों की अमवात हो रही होती हैं। सोशल जेंडर इनइक्विटीज़ के बारे में बात हो रही है और सोशो इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है। 4 रीजंस हमें बताई गई थी। इन 4 रीजंस को आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके पेपर में आ जाती हैं। गोल की अगर हम बात करते हैं तो 1980 से लेकर अब तक अगर हम अब तक तो नहीं 2015 तक जब आपके हैंडल बने थे तो ये 2015 ही तक के थे तब बने थे मतलब काफ़ी पुराने हैं। तो इसमें हुआ क्या कि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है ये डिक्रीज हुई थी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन 2015 के बाद हमारे इकोनॉमिक और फाइनेंशियल बर्डन की वजह से पाकिस्तान ने इस पर फोकस करना कम कर दिया जिसकी वजह से बच्चों की अमवात फिर से बढ़ने लगी। तो ये था जी लेसन नंबर 5। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।